गाजा में एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है। एयर स्ट्राइक के बाद गाजा में भगदड़ मच गई है। बहुत बड़ी खबर, ये देखिए गाजा में भगदड़ मच गई। गाजा में एयर स्ट्राइक का ये वीडियो देखिए आप, जिसके बाद गाजा में कैसे भगदड़ मच गई है। एक और बड़ी खबर, गाजा पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वार्निंग खत्म होने में कुछ घंटे बाकी हैं। गाजा में सबसे बड़े हमले की तैयारी इजराइल ने कर ली है। आज की रात गाजा के लिए कयामत की रात बताई जा रही है। आज की रात बहुत भारी है। 11 लाख लोगों पर सबसे बड़ा संकट है। आज की रात गाजा के लिए बहुत ज्यादा भारी है। मिलियन मार्च क्यों कह रहे हैं हम आपको थोड़ी देर में हम बता रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि कैसे गाजा, जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है, बहुत ही कम इलाके में, वहां पर कैसे अब ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ने वाली है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूएन ने गाजा से ऑफिस अपना शिफ्ट कर लिया है। देखिए लगातार गाजा से ऐसी खबरें आ रही हैं जो कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है, ऐसे संकेत दे रही हैं। इजरायली अल्टीमेटम के बाद यूएन ने फैसला लिया, उसने अपना ऑफिस शिफ्ट किया है। यूएन का ऑपरेशनल सेंटर दक्षिणी गाजा शिफ्ट कर दिया गया है। 24 घंटे में 11 लाख लोगों को निकालना असंभव है, यह कह रहा है संयुक्त राष्ट्र। एक और बड़ी खबर देखिए, गाजा से बहुत बड़ी खबरें। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद उत्तरी गाजा छोड़कर जा रहे हैं फिलिस्तीनी। ये तस्वीरें आपके सामने, भगदड़ सी मचती हुई, अफरा तफरी का माहौल है इस वक्त उत्तरी गाजा में। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद वहां पर पलायन जोर पकड़ चुका है। दक्षिणी गाजा की ओर लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए, जिसको जो मिला अपनी गाड़ी पर गृहस्थी का सामान लाद कर ये लोग दक्षिणी गाजा की ओर भागते हुए, ये दक्षिणी गाजा की ओर लोग जा रहे हैं उत्तरी गाजा छोड़कर, क्योंकि कहा है कि 11 लाख लोग छोड़ दे उत्तरी गाजा। इजराइल ने अल्टीमेटम दिया है। हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, दोनों छोर से आपको जानकारी दे रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता तो वहां पहुंच गए जहां पर वो पार्टी हो रही थी, जहां पर सबसे पहले हमास ने वहां मासूमों को निशाना बनाया। वो रिपोर्ट दिखाते हैं। हमने सुना कि कैसे 250 लोगों को खास तौर पर इजराइल में पार्टी करते हुए मार दिया गया। इजराइल में शनिवार को हुए हमले में सबसे ज्यादा त्रासदी या फिर सबसे ज्यादा लोग इसी जगह मारे गए थे। हम इस समय वहीं हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार उस समय क्या कुछ माहौल रहा होगा। अगर आप ये देखिए, वो पार्टी जगह थी जहां पर वो सभी लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी छुट्टी के दिन मौज मस्ती के लिए अपने यार दोस्तों के साथ आए हुए थे। और ज़्यादातर लोग वो थे जो युवा थे, यानी जिनकी उम्र बेहद कम थी। और अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ही इन लोगों के खाने पीने का सामान या फिर इन्होंने पार्टी करने के लिए जो तैयारियां की हुई थी वो इसी इलाके में की गई हुई थी। और ये लोग यहाँ पर जब बैठे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, उसी समय पीछे की तरफ से वहाँ से गाज़ा से लोग आए, जो गाज़ा हमास के आतंकी थे या मिलिटेंट से, वो वहाँ से आए ग्लाइडर्स की मदद से और सीधा इन इलाकों में घुस गए। और यहीं पर उन्होंने ओपन फायर या ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। तो जहां पैराग्लाइडर से नीचे आए थे हमास के आतंकी, वहां पर हमास के लड़ाके, वहां पर देखिए हमारे संवाददाता पहुंचे। इस बीच एक बड़ी खबर, अल-अक्सा की तरफ बढ़े फिलिस्तीनी। अल-अक्सा की तरफ बढ़ गए फिलिस्तीनी। इजरायली फोर्स का बड़ा एक्शन सामने आया है। अल-अक्सा जा रहे लोगों को रोका गया है। अल-अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए फिलिस्तीनियों को खदेड़ दिया इजरायल की डिफेंस फोर्सेज ने। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और इजरायल की डिफेंस फोर्स और फिलिस्तीनी लोगों के बीच झड़प भी हुई है। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों से झड़प हुई है। ये देखिए, इजरायल के लोग, फिलिस्तीन के लोकल लोग सड़कों पर आ गए और इजरायल के सैनिकों से इनकी झड़प भी हुई है। ये देखिए कैसे यहां पर झड़प हो रही है इनकी इजरायल के सैनिकों के साथ। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों में झड़प की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों में झड़प की एक और तस्वीर लेकर आते हैं। वीडियो में एक शख्स पर चलाई गई गोली, फिलिस्तीन के तवानी गांव का वीडियो है।
ये देखिए एक शख्स पर गोली तक चला दी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। इजराइल के सैनिकों और फिलिस्तीन के लोगों में झड़प की ये तस्वीरें आप देखिए, जो बता रही है कि अब फिलिस्तीन के लोकल लोग इजराइल की फोर्सेस के खिलाफ सड़कों पर आ गए। तो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और यहां पर जो फिलिस्तीन के लोग हैं कैसे वो आमने सामने आ गए, ये दो तस्वीरें बताती हैं। एक तरफ गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है इजराइल, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी जो फिलिस्तीनी हैं उनकी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के साथ कैसे झड़प हो रही है आप यहां देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे इजराइल की डिफेंस फोर्सेस इस वक्त फिलिस्तीनियों को काबू में करने की कोशिश कर रही है। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए इजराइल का अल्टीमेटम आज ही रात पूरा हो रहा है। आज ही रात को गाजा में मौत की रात क्यों कहा जा रहा है आपको बताते हैं। इजराइल ने वादी गाजा के उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोगों से शुक्रवार यानी आज की रात तक दक्षिणी हिस्से में चले जाने का आदेश दिया है। इजराइल के मुताबिक इसी इलाके से हमास उस पर हमले कर रहा है, यहां के लोगों को ढाल बना रहा है। ऐसे में यहां के लोगों को 24 घंटे के अंदर दक्षिण की तरफ चले जाने को कहा गया है। उत्तरी गाजा में संयुक्त राष्ट्र की टीम भी मौजूद है जो अपने ऑफिस अब शिफ्ट कर रहे हैं। इसके मुताबिक इजरायली सेना ने यहां के स्कूलों और अस्पतालों को भी करने का आदेश दिया है, लेकिन पूरे इलाके को खाली कराना बहुत मुश्किल होगा और इसके नतीजे भी बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। इधर इजराइल के अल्टीमेटम पर हमास ने क्या कहा है आपको वो भी बताते हैं। हमास ने वादी गाजा के उत्तरी हिस्से में रहने वाले यानी नॉर्थ गाजा में रहने वाले लोगों से यही रहने की अपील की है। हमास के मुताबिक इस तरह का अल्टीमेटम इजराइल को साइकोलॉजिकल वॉर का फायदा देगा, ये उसकी साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है। लेकिन मिलियन मार्च 11 लाख लोग क्या उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ जाएंगे? गाजा पट्टी कितनी बड़ी है और उस पलायन अगर वो करेंगे तो क्या होगा ये समझिए आप। ये आपके सामने गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी को अगर आप देखें तो ये 365 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जहां की आबादी 21 लाख है। और अगर इसको दो हिस्सों में बांटें, एक तरफ उत्तरी गाजा जिसकी आबादी 11 लाख है और एक तरफ दक्षिणी गाजा जिसकी आबादी 10 लाख है, बीच में एक वो गाजा वैली जिसको कहते हैं वादी गाजा है। तो अभी इस आधार पर 6000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो उत्तरी गाजा आप देख रहे हैं, अगर ये 11 लाख लोग, सोचिए ये 11 लाख लोग जो करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रहते हैं, ये पूरे लोग अगर यहां नीचे की तरफ दक्षिणी गाजा में आएंगे तो ये आबादी जानते हैं इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा। जो अभी 6000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रहते हैं, ये बढ़कर 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट डबल। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं तो ये बढ़कर 9 से 10 हो जाएंगे। ये अगर होगा तो वैसे ही गाजा दुनिया के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले इलाके में आता है जहां कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में जब ये होगा तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी यहां पर बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ जनरल मेस्टन मैं आपको जो प्लीज यहां पर मैं आपको बुलाना चाहूंगा। जनरल मेस्टन, ये जो हम इस वक्त मैप दिखा रहे हैं, क्या ये संभव है कि 11 लाख लोग इस ऊपरी हिस्से से यानी उत्तरी हिस्से से गाजा के दक्षिणी हिस्से की तरफ चले जाएं? देखिए, पहली बात ये हुक्म इजराइल ने एक चेतावनी दी है कि ये इलाके को खाली करना है। हाँ। इससे साफ है कि इजराइल का इंटेंट है कि वो सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन साथ में हमास ने बोला है वहाँ के लोगों को नहीं निकलने के लिए, और वो बोल रहे हैं ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है इजराइल की तरफ से। इसका मतलब हमास का इरादा है इनको एज ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल करना। अब ये पॉसिबल है कि नहीं, देखिए इतने कम समय में 11 लाख लोगों को नीचे जाना साउथ गाजा तक तो असंभव है। लोग के पास जो भी चारा है, गाड़ियां हैं, पैदल है, वो निकलेंगे क्योंकि उनको पता है इजरायली सेना इतनी कंसंट्रेटेड हो चुकी है नॉर्थ में और गाजा के ईस्ट में, और वेस्ट से भी उनकी नेवी है और मरीन कमांडोज वगैरह है। तो कहने का मतलब है इनके पास कोई चारा ही नहीं है। निकलेंगे जरूर, लेकिन
ये इस टाइम फ्रेम में नहीं निकल सकते। इस टाइम फ्रेम में नहीं निकल सकते, 24 घंटे के अल्टीमेटम में नहीं निकल सकते। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी भी हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन को आप सुन रहे थे, एम्बेसडर महेश सचदेव मेरे साथ हैं और निनाद सेठ साहब हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, और जैकब हैं जो इस वक्त इजराइल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तेल अवीव से। इजराइल के नागरिक है लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। जैकब, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, गाजा में भगदड़ मच गई है, वहां लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाहता है इजराइल? देखिए, स्थिति अभी तो बहुत गंभीर है और जो हिसाब से हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है तो इसका जवाब हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में आपने देखा है वो वहां से मिसाइल्स डालते थे और हम यहाँ से उनका जवाब देते थे, तो 3-4 दिनों में जब भी उनकी खत्म हो जाती थी तो वो हमेशा की तरह अपना एक सफेद झंडा निकाल के दिखाते थे कि चलो भाई सीज फायर, फिर बाकी के लोग आके बोलते थे ओके चलो सीज फायर, और ये मामला उधर ही ठीक हो जाता था। और वापस फिर 5-6 महीने के बाद वापस वो अपना मिसाइल्स कलेक्ट करके वापस दे हैव बीन डूइंग दिस अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सालों से यही होता है। बट ये जो अभी इन्होंने ये किया, ये मेरे पास यहाँ पे तस्वीरें हैं, यहाँ पे मेरे पास मैंने पूरा डेटा यहाँ पे मैंने इकट्ठा किया है कि क्या क्या उन्होंने किया। तो नाउ अभी उन्होंने जो दीवार थी वो दीवार पूरी तोड़ दी, यानी कि जो खत्म हो गया अभी देयर इज नो काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेशन, देयर इज नो काइंड ऑफ सीज फायर, क्योंकि जो हम लोगों ने इतने साल भुगता है और आज आपने देखा है 7 अक्टूबर को जो हुआ, उसके बाद तो देयर इज नो वे दैट वी आर गोइंग टू गो बैक, देयर इज नो वे। देयर इज नो वे, आप कह रहे हैं कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं, तो पीछे हटने का सवाल नहीं, पीछे हटने का सवाल नहीं, तो आगे यहाँ पर अब आगे क्या? जनरल चतुर्वेदी, आपका असेसमेंट क्या कहता है? मिलियन मार्च, 11 लाख लोग क्या खाली कर देंगे? क्या यह संभव है 24 घंटे में उनका इस तरह से पलायन करना? गौरव, ये बहुत विषम परिस्थिति है इस वक्त, और 11 लाख लोगों का नॉर्थ से साउथ जाना तकरीबन असंभव है। जैसा जनरल मेस्टन ने भी कहा, मैं उनसे एग्री करता हूं। नॉट ओनली जगह घनत्व तो नहीं बढ़ेगा, उसके अलावा वहां पानी की, खाने की, रहने की सब दिक्कतें आएंगी। ये इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूं इस पे जरूर इजराइल कुछ गौर करेगा, उसका कोई मकसद होगा इस तरह की वार्निंग देने के लिए। ये एक ऐसा आदेश है जिसका कि शायद मैं समझता हूं जमीन पे उसका ये आदेश का पालन बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार इजराइल ने ठान ली है कि ये फाइट टू फिनिश है, हमास का पूरा खात्मा करके, नेस्तनाबूद करके इजराइल। नहीं, हमास का खात्मा करना वो उन्होंने ठान लिया, लेकिन क्या ये 11 लाख लोग हमास तो नहीं हो सकते? तो फिर ये कैसे यहां तक आएंगे और इनके लिए उनके पास क्या मैकेनिज्म है उनको चोट ना पहुंचे? ये भी एक बड़ा सवाल है। एम्बेसडर सचदेव और निनाद सेठ, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर इसी तरह के हमले की है। गाजा में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, इजरायली अटैक में 12 मंजिला इमारतें जमींदोज हो गई है। देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएगी कि इजराइल कितने गुस्से में है। इजरायली अटैक में 12 मंजिला इमारत जमींदोज, बमबारी से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। कुछ ही सेकंड में 12 मंजिला इमारत गिर गई। गाजा के अल सुदा निया इलाके में यह हमला हुआ। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमास का बड़ा पलटवार। अश्कलोन में हमास लड़ाकों ने ताबड़तोड़ रॉकेट एक बार फिर दागे हैं। अश्कलोन गाजा पट्टी से 10 किलोमीटर दूर का शहर है इजराइल का, और वहां पर हमास ने फिर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। रिहायशी इमारतों को वहां पर निशाना बनाया है। हमास मान नहीं रहा है, हमास ने फिर हमला किया है। ये देखिए अश्कलोन में कैसे रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है हमास ने, ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। ये उसकी तस्वीरें हैं। एक और बड़ी खबर, अश्कलोन से तबाही की एक और तस्वीर आई है। रॉकेट अटैक के बाद इमारत में आग लग गई। अश्कलोन से तबाही की एक और तस्वीर हमारे पास आई है, जहां पर देखिए कैसे अटैक के बाद इमारत में आग लग गई है। वहां पर ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं आपको कि कैसे वहां पर हमास लगातार अटैक कर रहा है। רכבים מתפוצצים. מיקי, רוץ! אמא, אני מפחדת. אמא, די. אבל את סתם נכנסת ללב. אמא. תראה, רכבים מתפוצצים אחד אחרי השני. אמא, די, תירגעי. אמא, שקט. אמא, מה זה היה למעלה? זה מים. חושבים שהם יכולים לעשות? אמא.
इजराइल ने यहां पर कितना बड़ा अटैक किया है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, ये ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, लेकिन पहले ब्रेकिंग देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या गणित है। देखिए, एक बहुत बड़ा हमला इजराइल ने किया गाजा में, तबाह हो गया है गाजा। हमले में तबाह हो गई 17 मस्जिदें और 14 अस्पताल। हमले में 17 मस्जिद और 14 अस्पताल तबाह हो गए। गाजा में 1600 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। गाजा में अब तक 4,23,000 लोग बेघर हो गए हैं और 11 लाख लोगों को इजराइल ने अल्टीमेटम दिया है कि रातों रात अपना घर छोड़ दो। आज रात के बाद वहां पर कुछ भी हो सकता है, बहुत भारी है आज की रात। अब ये दिखाते हैं आपको कि जो इतनी बड़ी वहां पर कैजुअलिटी हुई है, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसका हिसाब क्या है, कैसे वहां पर बिल्कुल इजराइल ने अपने बारूद के गोदाम का मुंह खोलकर रख दिया है। गाजा पट्टी 365 स्क्वायर किलोमीटर की है, आबादी वहां पर अगर 6000 प्रति वर्ग किलोमीटर माने तो बारूद 4000 टन अभी तक बरसाया है यहां इजराइल ने। हिसाब जरा जोड़ लेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे हिसाब जोड़कर। एक आदमी पर 2 किलो बारूद गिरा चुका है इजराइल अभी तक, 4000 टन, और ये डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। आदमी तो नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन बारूद बढ़ता जा रहा है। 982 स्क्वायर फीट अगर हिसाब लगाएं तो उसमें 1 किलो बारूद, 2 BHK के घर में अगर 1 किलो बारूद फट जाए, सोचिए क्या होगा। ये हाल है और ये लगातार डेटा बढ़ता जा रहा है लगातार। जनरल मेस्टन, मैं अपने दोनों विशेषज्ञों के पास जाऊंगा, लेकिन ये सर कितना बड़ा हमला है सर? देखिए, ये तो बहुत ही भयानक और बहुत बड़ा हमला है, कोई शक ही नहीं है, और ये होना ही था, क्योंकि जैसे हमारे इजरायली गेस्ट ने बोला, ये 2005 में इजराइल ने यूनिलेटरल विड्रॉ किया था वहाँ से, गाजा स्ट्रिप से। उसी के बाद 2005 से ये जो ये कासम रॉकेट्स डालने शुरू कर दिए, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और अभी तो इंसानियत की सारी हद निकल गई जो इन्होंने किया, ये हमास ने, और बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको जिंदा जला दिया, गर्दनें काट दी हैं। तो ये तो होना ही था। अब ये आपने एक थोड़ा भी बोला था कि सर आइए जरा पीछे, वहां आप बोलते रहिए। यहाँ पर जो हमारे पास वॉर रूम है, जिस टेबल पर हमने यहाँ पर थोड़े यहाँ पर मिनिएचर्स रखे हुए हैं ताकि आप बता सके कि यहाँ क्या स्ट्रेटजीज हैं। मुझे आप बताइए सर, ये जो गाजा पट्टी है, ये नॉर्थ का इलाका है, ये साउथ का इलाका है, जो हम यहाँ ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। ये क्या हो सकता है सर इस इलाके में? अल्टीमेटम जो दिया है इजराइल, क्या कर देगा सर? 11 लाख लोग, इतने बड़े इलाके को तबाह कर देगा वो? देखिए, इजराइल का जो फोकस है वो है ये नॉर्थ गाजा अभी, और इसीलिए हुक्म मिला है नॉर्थ गाजा से लोग वहाँ साउथ गाजा की तरफ प्लान करें। अब यहाँ क्यों हो रहा है? एक तो ये टारगेटिंग काफ़ी दिन से पूरे गाजा में हो रही है, लेकिन नॉर्थ गाजा में ज़्यादा हो रही है, एयर मिसाइल्स वगैरह सब कुछ हो रही है। अब ये ग्राउंड फोर्सेस जो हैं, हमने देखा है कि सारी कंसंट्रेशन नॉर्थ में है, और इधर ईस्ट में भी है, ऊपर को नॉर्थ गाजा की तरफ, और वेस्ट से भी है। देखिए, यहाँ पर इनकी नेवी भी तैनात है और इनके स्पेशल फोर्सेस यहाँ से तैनात है। तो जो मेरे को लगता है पॉसिबल है आज रात को या कल तक ग्राउंड हमले की शुरुआत हो जाएगी, जो 3 डायरेक्शंस होएगा, नॉर्थ, यहाँ इधर ईस्ट से होगा और इधर वेस्ट से। ठीक है। और इनका टोटल कंसंट्रेशन रहेगा, और ये जो चेतावनी दी है सिविलियंस को निकलने के लिए, वो एक और हमें पता चल रहा है कि अटैक यही जाएगा नॉर्थ गाजा में, जिससे मैं आऊंगा सर, सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। ठीक है, मैं आऊंगा। और क्योंकि नॉर्थ गाजा की तरफ बात हो रही है, सवाल ये है कि वो होस्टेजेस कहां हो सकते हैं जो हमास जिनको लेकर गए हैं, इजराइल लेकर गया है जो। लेकिन इसी बीच देखिए, मैं आपको जरा एक हिसाब देना चाहता हूं, और इसी टेबल पर देना चाहता हूं। आपके सामने वो हिसाब आएगा कि गाजा में अभी तक जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें किस तरफ से कितनी मौतें हुई हैं। फिलिस्तीन के 1568 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है इस गाजा युद्ध में, और अभी कितने मारे जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं है। और इसके अलावा अगर बात करें घायलों की तो 7212 लोग घायल हैं। सर थोड़ा सा आप मेरे तरफ इधर आइए। देखिए, इजराइल में 1300 लोगों की मौत हो चुकी है और 3200 लोग घायल हो चुके हैं। 3200 लोग सर, तो कैजुअलिटीज लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए सर, जो डेटा हम यहां पर दिखा रहे हैं इस वक्त 1568 तो अभी कह रहा है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन अगर 11 लाख लोग पलायन करने को कहा गया है, जाहिर सी बात है सब पलायन नहीं करेंगे, तो आज की रात सर कैजुअलिटीज का आंकड़ा तो कहीं भी जा सकता है। देखिए, कैजुअलिटीज का आंकड़ा तो काफी हद तक बढ़ सकता है, और देखिए इजराइल की भी कैजुअलिटीज हो रही हैं। अभी आपने दिखाया अश्केलोन में इन्होंने फिर रॉकेट फायर किए हैं। हैरानी की बात है, ये कहां से करते जा रहे हैं? तो इसका मतलब दे आर वेल प्रिपेयर्ड, वेल फोर्टिफाइड, और ये लड़ेंगे आखिरी तक। और जब ये हारने लगेंगे बिल्कुल,
मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वो भी करेंगे जो वेल प्रिपेयर्ड का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक F-16 गिरा दिया, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। F-16 का रिपोर्ट अभी कितना कंफर्म है वो पता नहीं है, क्योंकि हैज IDF कंफर्म मेरे को नहीं लगता है। ये देखिए कुछ प्रोपोगंडा भी होगा, क्योंकि कौन सा इनके पास हथियार है जिससे एक F-16 को डाउन किया होगा, और F-16 एक्चुअली फिजिकली पार ही नहीं करेगा। नहीं सर, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर यहाँ इस जगह से यहाँ पर अगर इस एयर स्पेस में यहाँ F-16 उड़ रहे हैं और ये रॉकेट अगर दागते हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि यहाँ से जो रॉकेट आ रहा है वो F-16 को टारगेट कर सके? देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा एज अ एनालिस्ट। हाँ, ये जो पट्टी है ये तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है मैक्सिमम 6 to 12 किलोमीटर है। सर यहाँ तो 10 किलोमीटर है इस हाँ, तरफ, बिल्कुल, लेकिन बीच में बिल्कुल। कम हो जाती है। कम हो जाती है। हाँ। तो अगर एयरफोर्स जब है उनको ऊपर आने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि देखिए एयरफोर्स के पास जो जहाज हैं 40 किलोमीटर से स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर कर सकते हैं, तो फिजिकली उनको ऊपर उड़ने की जरूरत नहीं है। तो वो मेरे को लगता है कि उड़ने की अगर जरूरत नहीं है, पर कौन सा हथियार हो सकता है जो उनको गिरा सकता है। ठीक है। पहली बार पार किए हैं कि नहीं, टेरिटरी के ऊपर फ्लाई किए हैं वो पता नहीं। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये मेरे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे एक छोटी सी चिंगारी बड़ी तबाही में तब्दील हो जाती है। अभी आप पहले छोटी चिंगारी को देखिए। ये छोटी चिंगारी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब इसके बाद की तबाही की ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हाल है इस वक्त वहां पर। ये छोटी तबाही कहां पे, ये छोटी चिंगारी कहां पे, जब यहां पर आप देख सकते हैं कैसे यहां पर जब हथियार यहां पर आ रहे थे, कैसे यहां पर गाजा पट्टी के ऊपर यहां निशाना बनाया जा रहा था। और ये आप देखिए इसके बाद अब ये बड़ी तबाही देखिए, दिखाइए जरा इसको, जरा ये देखिए यहां पर ये बड़ी तबाही। ये देखिए ये फुटेज आप देख रहे हैं, ये ऊपर से जो ड्रोन से ली गई फुटेज है। इंसान यहां पर कितना छोटा छोटा दिख रहा है, आप समझ रहे हैं। एक ब्लास्ट होता है तब इतना पता नहीं लगता है, लेकिन जब ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद जब मलबा दिखता है, जब तबाही की तस्वीरें दिखती है, तब समझ में आता है कि यहां पर क्या हो रहा है। और अम्बेसडर सचदेव, क्या यही तबाही आज अरब मुल्कों को भी दिख रही होगी? क्या यही चिंगारी उन अरब मुल्कों में भी होगी? आप क्योंकि मिडिल ईस्ट में सर्व कर चुके हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है इस वक्त इस तबाही की तस्वीरों को देखकर? धन्यवाद गौरव। इसमें कई चीज़ें आती हैं। एक तो सबसे पहले इको आती है 1948 की, जब इसी तरह से अल्टीमेटम दे करके अरबों को निकाला गया था कई जगहों से। दूसरा उसको नकबा कहते हैं अरबी में, कि बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ। नकबा मतलब डिज़ास्टर। तो उसके नकबा 2 की बातें की जा रही हैं। अरबों की जहनीत को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आज जुमे का दिन है और 2.5 घंटे का फ़र्क अगर भारत से लें तो इस समय जुमे की नमाज ख़त्म हो करके लोग निकल रहे होंगे। तो जो भावातिरेक है वो भी ऊपर होगा, और इस समय जो खुतबे हुए होंगे जुमे की नमाज में, उसमें भी इसी विषय का ही जिक्र होगा। अब आता हूँ सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर, स्ट्रीट के रिएक्शन पर और सरकारी रिएक्शन पर। सरकारी स्ट्रीट का रिएक्शन तो अगर वास्तविक तौर पे कहना चाहूँ तो हमास के फेवर में होगा। दूसरा, जहाँ तक सरकारी रिएक्शन है, हमास पॉपुलर नहीं है अक्सर अरब देशों में, अलग अलग वजहों से, उनमें जाने का समय नहीं है आपके पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सरकारी तौर पर उहापों की ठीक है, तो मैं फिर स्थिति कंट्री स्पेसिफिक आऊंगा। मैंने अरब मुल्क कहा था, मैं अभी आऊंगा आपके पास, आपसे कंट्री स्पेसिफिक बात करूंगा, लेकिन पहले निनाद सेठ। अब निनाद, क्या लगता है आपको गाजा में ये मिलियन मार्च कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है? देखिए, इजराइल ने ये नहीं कहा कि वो आज रात को अटैक करेंगे। उन्होंने कहा कि आज रात को आप खाली करिए। अटैक में सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और आज रात मेरे को लगता नहीं अटैक अल्टीमेटम और किस लिए होता है? आएगा, पर आज रात को नहीं आएगा। इजराइल 3 चीज़ें कर सकता है जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है। पहला, वो जिसको कहते हैं कि निहत्था करेगा हमास को। आपने देखा और आपने रिपोर्टिंग करी, अभी अभी हमास ने फिर से रॉकेट भेजे हैं। उनकी कैपेसिटी अभी भी इजराइल को हर्ट करने की है। ये आसान लड़ाई नहीं होगी। पहले निहत्था करेगा, फिर वो हमास को डिस्ट्रॉय करेगा। इसमें डिस्ट्रक्शन का मतलब मारना है, खत्म। मैं निनाद आपको रोकना नहीं चाहता था, लेकिन देखिए एक तस्वीर आ रही है, रॉयटर्स से हमें तस्वीर मिल रही है, कैसे मिलियन मार्च शुरू हो चुका है। ये सीधी तस्वीर है, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर लोगों का जमावड़ा आप देख रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं
ये वो लोग हैं जो इनके समर्थन में आ गए, गजा के समर्थन में लोग आ चुके हैं। वो तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, कैसे लोग उस मिलियन मार्च के खिलाफ और गजा के समर्थन में लोग आ चुके हैं और अलग अलग देशों में आ चुके हैं। आप दिनात अपनी बात जारी रख सकते हैं। तो पहले निहत्था करने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो हमास को खत्म करने की कोशिश करेगा। खात्मे का मतलब क्या होता है कि डोर टू डोर, रोड टू रोड फाइट होगी और खत्म करेंगे। ये मत भूलिएगा कि अभी भी हमास, जैसे मैंने कहा, कैपेसिटी रखता है इजराइल को हर्ट करने की, और जब वो हारने लगेगा तो सुसाइड बॉम्बिंग भी हो सकती है। और तीसरा जो होगा, जहां तक मेरे को लगता है, वो एक बफर जोन क्रिएट करेगा जहां आधा गाजा आप खाली करेंगे और इजराइल की परमानेंट फोर्स रहेगी। अब इसमें करने में और प्लानिंग में तो वक्त लगेगा और इसमें कोलेट्रल डैमेज जिसे कहते हैं वो होगा। अगर लोग नहीं जाते हैं तो वो बहुत बड़ा खतरा ले रहे हैं काफी लोगों की। अच्छा, ये तस्वीरें देखिए आ गई गाजा के खिलाफ इजराइल की मोर्चेबंदी आप देख रहे हैं और इजराइल के खिलाफ दुनिया की मोर्चेबंदी आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें, एक तरफ इजराइल की सेना गजा के खिलाफ उतर चुकी है जमीन पर, जमीन से लेकर आसमान तक मोर्चेबंदी इजराइल की, तो दूसरी तरफ जॉर्डन, यमन, मलेशिया, फ्रांस, कोलंबिया, इराक, इन 6 जगहों पर आप देखिए कैसे यहां पर लोग गाजा के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ, हमास के समर्थन में या फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ उतर चुके हैं। कि हमास के समर्थन में कश्मीर में गाजा के मुजाहिदीन हम तुम्हारे साथ थे, नारे लगाए गए। ऑस्ट्रेलिया में इजराइल का समर्थन किया गया, जेनोसाइड का समर्थन किया गया वहां पर। जापान में फ्री गाजा, फ्री फिलिस्तीन नारे लगाए गए। जॉर्डन में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए वहां पर। तो ये तमाम तरह के नारे अलग अलग इन दोनों देशों के समर्थन में अलग अलग देशों में लग रहे हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार जाऊंगा मैं जैकब के पास। जैकब इजराइल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जैकब, अभी हमने वो हमारे संवाददाता ने, हमारे रिपोर्टर ने वो एक रिपोर्ट दिखाई कि कैसे पार्टी वाली साइट पर सबसे ज्यादा लोगों को शिकार हमास ने बनाया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपने भी उसी पार्टी वाली जगह पर अपने कुछ दोस्तों को खोया है। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा। उसके पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी वॉर हो रही है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, या आई डोंट नो, कहाँ है वो हमास के सो कॉल्ड हेड ऑर्गेनाइजेशंस वाले? इसका जवाब आप दे सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं आपको बताऊं। वो वहां पे कहीं पे भी नहीं है। ये उनकी जंग है ही नहीं, ये सिर्फ टेररिस्ट लोगों की जंग है। वो है एक 7 स्टार होटल में, स्वीट होटल में। जैकब, मैं रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन एक बार एक जानकारी आपको भी और अपने व्यूअर्स को भी दे दूं कि आपके दोनों तरफ जो इस वक्त विजुअल्स हम दिखा रहे हैं वो इजराइल में हमास की तबाही के निशान हैं। हमास ने कैसे वहां तबाही मचाई उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये हमारे संवाददाता की लाई हुई तस्वीरें। अब आप बोलिए। यस, हाँ, पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं कि मस्जिदों में और हॉस्पिटल्स में सब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इनका यही काम इतने सालों से यही हुआ है। ये कहीं पे भी अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर, तो ये यहीं पे से करेंगे जहां पे एक रेसिडेंशियल एरिया हो, या कोई हॉस्पिटल हो, या कोई स्कूल हो, या कोई मस्जिद हो। अभी इनको पता है जब भी काउंटर अटैक होगा और हमारा नुकसान होगा, दे आर रेडी फॉर इट, दे नो दैट दे विल बी अटैक। तो व्हाट विल द वर्ल्ड सी कि हाँ, इजराइल ने काउंटर अटैक किया, मस्जिद गिर गई, स्कूल गिर गई, कॉलेज गिर गया, हॉस्पिटल गिर गए। तो दैट हैज बीन हैपनिंग ऑल द टाइम एज आई कम बैक अगेन ऑफ व्हाट आई सेड। दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग जो हुआ उस सैटरडे के नाइट को, सुबह को, वो मैं बताना चाहूंगा। मेरे साथ जो काम करती थी, आप देखिए, शी वॉज सपोज टू गेट मैरिड, और मैं 24 को, हम लोग इंडियंस लोग में शादी के पहले मेहंदी करते हैं, तो 24 को या 23 या 24 को उसकी मेहंदी थी और 26 को शादी थी। आई विल शो यू हर पिक्चर इफ यू कैन सी। दिस इज द गर्ल। इनको क्या हुआ? She was there in the party and she was with her boyfriend. And that boyfriend happens to be an Indian Jewish. She's an Israeli and that boy is an Indian Jewish. जैकब हिंदी में बताइए, फिर से बताइए क्या हुआ? वो यस, ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो हमारे इजरायली थी, और उनकी शादी एक इंडियन जूइश बॉय से होने वाली थी। 23 को उनकी मेहंदी थी और 26 या 27 को उनकी शादी थी। तो वो पार्टी में थी, और जैसे ही इन लोग आ गए वैसे शी वेंट टू अ पर्टिकुलर, कोई एक जगह पे गई उनके दोस्तों के साथ, और उन्होंने वहां से किसी ने देख लिया, तो वहां पे आके वहां पे एक हैंड ग्रेनेड डाल दिया, और वो ब्लास्ट होने के बाद वापस आके उन्होंने वापस फिर फायरिंग की। तो अभी 3 दिन पहले उनका हम लोग ने उनको दफनाया और वो सब किया। तो यहाँ पे इन्होंने इतने, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बताने में भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे।
अभी एक किसी की लाश मिली तो उनको दफना रहे थे, तो बाद में कहां से उन्होंने चेक किया और पता चला कि उनके बॉडी में इन्होंने लाइव हैंड ग्रेनेड डाला था अंदर। अभी कहां से कहां डाला था वो मैं नहीं बताना चाहता, वो आप समझ सकते हैं। तो यानी कि ये सब एक प्रेग्नेंट औरत थी। आप अगर वॉर कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से वॉर कीजिए। आपने बच्चों को 40 बच्चों को जलाया, आपने 40 अलाइव, वो भी बच्चे और बेबीज। और बिल्कुल जैकब, आपका दर्द आपकी बातों में सुनाई पड़ रहा है और हम समझ पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा हैवानियत वहां पर बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ हमास ने की है। वो आप जो फर्स्ट हैंड गवाही दे रहे हैं वो सामने दिख रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं जैकब। जनरल चतुर्वेदी, जैकब को सुना आपने? मतलब लोगों की डेड बॉडी के साथ भी वहां पर हैंड ग्रेनेड, उनकी डेड बॉडी के साथ भी वहां पर बर्बरता। ये क्या कोई ट्रैप होता है? क्या होता है? ये क्या कोई चाल होती है? गौरव, ये सारे मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। लक्ष्मण रेखा हमास ने जरूर क्रॉस की है, नैतिकता के खिलाफ है और दरिंदगी की पराकाष्ठा है। हमास का जो सिंपैथी अगर थोड़ी बहुत मिलनी थी वो इसी कारण ही, वो आतंकवाद की चरम सीमा है और इसीलिए हमास को हमने आतंक से जोड़ना है, ना कि फिलिस्तीन से जोड़ना है या किसी संगठन से। ये आतंकवाद की चरम सीमा पे इन्होंने क्रॉस की है और इसका इनको इल्जाम जो इनका वो होगा, परिणाम वो भुगतना पड़ेगा। नहीं, लेकिन परिणाम नहीं करता है। जिस तरह का एक सैनिक होता है, सैनिक का पहला मंत्र होता है कि इनोसेंट को नहीं मारना, बुजुर्गों को नहीं मारना, महिलाओं को नहीं मारना, निर्दोषों को नहीं मारना। वो एक सोल्जर टू सोल्जर लड़ाई होती है, देश के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये बर्बरता और क्रूरता कभी नहीं दिखाई जाती जो हमास ने जो दिखाई है और जो जैकब अभी बता रहे थे। हिजबुल्लाह डेप्यूटी हेड का बड़ा ऐलान, इजराइल के खिलाफ हमास का साथ देंगे, ये कहा उन्होंने। हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये हिजबुल्लाह के डेप्यूटी हेड ने बोला है। हिजबुल्लाह के डेप्यूटी हेड का बड़ा ऐलान, इजराइल के खिलाफ हम हमास का साथ देंगे, ये उन्होंने कहा है। मान ले, और हिजबुल्लाह लगातार लेबनान बॉर्डर से इजराइल के खिलाफ रॉकेट दाग भी रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, देखिए, इजरायली सेना से भिड़े हैं फिलिस्तीनी। फिलिस्तीन के जलबोन में जबरदस्त झड़प हुई है। जलबोन में झड़प के दौरान जमकर फायरिंग भी हुई है। तो फिलिस्तीनियों के अब लगातार इजराइल की सेना से भिड़ने के विजुअल सामने आ रहे हैं। एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना को झटका लगा है। आईडीएफ डिवीजन कमांडर जनरल की मौत हुई है। बड़ी खबर, आईडीएफ डिवीजन कमांडर जनरल की मौत हुई है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना को झटका। वेस्ट बैंक में लड़ाई के दौरान इजराइल के एक कमांडर की मौत हुई है। और एक और बड़ी खबर देखिए, फिलिस्तीन के जनिन में जबरदस्त झड़प हुई है। जबरदस्त झड़प, जनिन में फायरिंग और आगजनी भी हुई है। फिलिस्तीन के जनिन में जबरदस्त झड़प, फिलिस्तीन के जनिन में फायरिंग और आगजनी। सवाल है कि गाजा का यह युद्ध अब कितने दिन चलेगा? क्या रूस यूक्रेन की तरह ये 2 साल की तरह तब खिंचेगा? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? कितने दिन, क्या टाइमलाइन, कैसे हमास का खात्मा, ये सब आपके मन में सवाल होंगे। बड़ी बात यह है कि ये कोई नहीं जानता। और अगर इतिहास में देखें तो यहां पर हमारे सामने कुछ यहां इतिहास के तथ्य ये बताते हैं। 2008-9 में जब इजराइल की सेना गाजा में घुसी थी तो 23 दिन चला था वो युद्ध। 2012 में 8 दिन, 2014 में 50 दिन, 2014 में 11 दिन और आज इस युद्ध का जो अभी 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, ये 7वां दिन है। जनरल मस्टन, मैं आपको जल्दी से आज बुलाना चाहूंगा। सर, कोई असेसमेंट कब तक ये इजराइल की सेना इस ऑपरेशन को खत्म कर देगी, ये युद्ध खत्म होगा? इसको बोलना बहुत मुश्किल है। अभी आपने खुद ही आंकड़े दिए, कभी 11 दिन, और जो इनका लॉन्गेस्ट था वो था 2005 में, जो 4 महीने 4 हफ्ते 2 दिन चला था। हाँ। और ये भी जो अभी ये चलेगा, मेरे को लगता है अगर उनका इरादा बहुत क्लियर है इजरायली सेना का कि हमास को खत्म करना, तो इसमें समय लगेगा। क्योंकि वो एक एक इंसान की, टेररिस्ट की अकाउंटेबिलिटी लेंगे, वो किल्ड है कि नहीं। ठीक। देखिए, एक और जल्दी से मैं यहाँ जानकारी अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूँ। तो अभी समय लगेगा, हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अभी समय लगेगा, और कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब ये युद्ध लंबा खिंच सकता है। ये
देखिए, एक तरफ जमीन पर इजराइल का हमास पर पलटवार जारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने हमास की इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू कर दी है। इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज ही जॉर्डन में वहां के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करने के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। अब ब्लिंकन कतर जाकर वहां के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मिलने वाले हैं। एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात करने वाले हैं।